पढ़ रहे थे, है ना। मेंसुरेशन में लास्ट क्लास में आपको समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल के फॉर्मूला बताए गए। फिर जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल के लिए भी कुछ कुछ बताया गया था। तो एक एक करके देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का परिमाप, तो अगर हम एक समलंब चतुर्भुज बना दें, इसमें आमने सामने की दो भुजाएं, मतलब एक युग्म आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। अगर मैं इनके सभी भुजाओं को ए बी सी डी लिख दूं, ए बी सी डी, तो आप बोलोगे सर परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता। परिमाप के लिए आप क्या करते हैं, सभी भुजाओं को बस जोड़ देते हैं, है ना। सभी भुजाओं को मैं जोड़ दूंगा, चारों भुजाओं के कुल योग को ही परिमाप करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल के लिए, अगर एरिया की बात करोगे, परिमाप को मैं पी लिख रहा हूं, क्षेत्रफल को ए लिख रहा हूं, क्योंकि पेरीमीटर और एरिया कहते हैं। तो एरिया के लिए क्या होता है, जो भी आपको समांतर भुजाएं दिख रही है, जैसे कि ए और सी, ये दोनों समांतर भुजाएं, तो इन दोनों को आप जोड़ देते हो, है ना। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, दो से भाग दे देते हैं, मतलब पढ़ोगे ऐसे, समांतर भुजाओं का योग बटा दो गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही ऊंचाई कहते हैं, है ना। तो इसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं और समांतर भुजा के बीच की दूरी भी कह सकते हैं। तो सीधे सीधे आपको याद करवाया गया था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग बटा दो गुना ऊंचाई या गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है। जटिल आकृति, यही बताया गया कि कोई भी आकृति जिसका क्षेत्रफल का सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं पता है, उसे ही जटिल आकृति कहेगी। इसका क्षेत्रफल आप कैलकुलेट कैसे करते हो, तो कोई भी जटिल आकृति को छोटे छोटे सरल आकृति में बांट देते हैं, सभी के एरिया अलग अलग निकालते हैं और उनको जोड़ देते हैं, तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाता है ना। एक क्वेश्चन भी आपको इस पे करवाया गया था। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, रिकॉल क्वेश्चन पिछले क्लास पे आधारित। आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। यहां पर आपको एक आकृति दिखाया गया है, इसका टोटल एरिया अगर ए है, मान लो इसका टोटल क्षेत्रफल अगर ए है, तो इसी ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, मतलब टोटल एरिया आपसे पूछी जा रही है। तो आंसर करिए, पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। अब लोग सीधे सीधे तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, ये जो भी आकृति आपको दिखाया जा रहा है, इसका सीधे सीधे कोई भी फॉर्मूला नहीं है क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इस से जटिल आकृति कहोगे। अब इस जटिल आकृति को सरल सरल आकृतियों में, छोटे छोटे भागों में तोड़ दोगे और फिर आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे। पहले खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया गया था और बोला गया था कि इसको खुद से करके आना है ना। अगर आपने ट्राई किया होगा तो आप आंसर कर पाओगे, है ना। स्क्रीनशॉट के लिए बोला गया था कि आप इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। और आंसर सब जितने भी बच्चे जुड़े हो, आंसर सभी को करना है पोल सेक्शन में। और अगर आपका आंसर इनके अलग आता है, मतलब इनसे अलग आता है, 40, 46, 44 और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर से अलग अगर आंसर आ रहा है, तो चैट सेक्शन में लिख देना है आपको, जब भी आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, है ना। अगर इससे अलग आंसर आता है तो वो भी आपको चैट सेक्शन में लिख देना है। अगर ए बी सी डी में से कोई आंसर आ रहा है तो पोल सेक्शन में जाकर जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा, आंसर सही हो या गलत हो, आंसर जरूर करना है आपको। सिर्फ 5 आंसर आए हैं अब तक। सिर्फ 5 बच्चे हैं क्या यहाँ पे? काफी बच्चे हो, सिर्फ 5 आंसर आए हैं, तो आंसर सभी को करना है। तभी पता चलेगा ना कि आपने कितना सीखा। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे,
फिर इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। 10 सेकंड और है आपके पास, अगर सोल्व नहीं किया तो जल्दी से सोल्व कीजिए। 10 सेकंड में पोल को एंड करके फिर मैं सोल्व करूंगा। पांच सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए, अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, अगर इसके अलावा आंसर आ रहा हो आपका, या फिर आपको लगता हो कि आपने पोल में आंसर नहीं कर पाए हो आप, तो अब आप आंसर कर दो। चलिए, ठीक। चलिए, तो इसको समझने के लिए इसी आकृति को मैं एक नए पेज पे बना लिया। और देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले तो बोलोगे सर इस आकृति को, इसका क्षेत्रफल के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, एक बार लेफ्ट कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा राकेश, अगर कोई भी आवाज में प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, फिर आवाज आने लगेगी। कोई भी डायरेक्ट, अच्छा कोई भी स्क्रीन पर भी लिखेगा नहीं चैट सेक्शन में, ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, कोई फॉर्मूला अगर नहीं है तो कोई दो लाइन इस तरीके से बना कर देखो, है ना। अगर मैं दो लाइन इस तरीके से बना दिया, अब आपको क्या दिख रहा है, ये आकृति तीन भागों में बटी हुई दिख रही होगी। पहला एक आयत है, दूसरा भी एक आयत है, और तीसरा भी एक आयत है। मतलब यहां से हमें यह दिख रहा है कि ये जो पूरी आकृति है तीन आयत में बट गई, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर मैं पहले वाले आयत का क्षेत्रफल को, अगर मैं इसे मैं A1 लिख रहा हूं, मतलब ऊपर वाले आयत के क्षेत्रफल को A1 कहेंगे, बीच वाले आयत के क्षेत्रफल को हम A2 कहेंगे, और नीचे वाले आयत के क्षेत्रफल को हम A3 कहेंगे। तो ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल को अगर आप A कह रहे हो कि A हमारा पूरे आकृति का क्षेत्रफल है, तो टोटल एरिया कितना होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। मतलब तीनों ही के एरिया को अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। मतलब A1 A2 A3 को कैलकुलेट करेंगे, तीनों ही को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। अब अगर आप A1 कैलकुलेट करना चाहो, मतलब ऊपर वाले आयत का क्षेत्रफल, ऊपर में जो आयत दिख रहा है उसको क्या करोगे, उसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले आयत की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो लंबाई 4 सेंटीमीटर दिख रहा है। चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई बोलोगे 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी जो क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अच्छा, नवीन के नाम से जो बच्चे हो, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, आपको माइक बंद रखना है। चलिए, तो A1 का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप A2, यानी ये जो बीच वाला आयत दिख रहा है उसका क्षेत्रफल अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो A2 के लिए आप क्या करोगे, यह भी आयत है, इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा, है ना, इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ही होगा। अब लंबाई कितना है, बोलोगे सर लंबाई तो हमें दी नहीं गई है ना, तो लंबाई के लिए आप क्या कहोगे, ये जो इतना भाग है इस भाग की लंबाई बताओ कितना होगा, तो यह भाग 4 सेंटीमीटर के बराबर है ना, क्योंकि ऊपर वाले आयत को देखो, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो उतना लंबाई 4 सेंटीमीटर के बराबर है ना, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इस भाग की लंबाई देखो, इतना हमारा 1 सेंटीमीटर का है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यह वाले भाग को देखो, यह भी 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन बनाकर दिया गया है, वो दोनों बराबर है ना, दोनों ही 1 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आपको यहाँ से इस आयत की पूरी लंबाई कितनी दिख रही है ये बताइए, इसकी पूरी लंबाई कितनी दिख रही है, 4 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये सभी को जोड़ दोगे तो यहां से हमें दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, है ना, तो लंबाई दिख गई 6 सेंटीमीटर। तो इस आयत का लंबाई 6 सेंटीमीटर के बराबर है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये पूरा हमारा 5 सेंटीमीटर के बराबर है ना, तो चौड़ाई 5 के बराबर आ गया, तो यहां से हमें आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। A1 का मान 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 का मान 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलो नीचे वाले आयत को देखो, नीचे वाला जो आयत है जिसे हम A3 कह रहे हैं, तो A3 को क्या कहोगे,
A3 भी एक आयत है, इसकी भी जो एरिया होगी, क्षेत्रफल होगी, लंबाई गुना चौड़ाई होगी। तो लंबाई कितना है, लंबाई तो आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर है ना, ये पूरी लंबाई कहोगे आप इसे, तो ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है। चौड़ाई कितना है, तो इसे ही आप चौड़ाई कहोगे, और ये इस वाले 2 के बराबर है, ऊपर में जो 2 सेंटीमीटर है और ये दोनों बराबर है, तो ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है। यहां से आप बोलोगे 4 गुना 2 करेगी तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आपने A1 भी कैलकुलेट कर लिया, A2 भी कैलकुलेट कर लिया, A3 भी कैलकुलेट कर लिया, है ना। अब टोटल एरिया क्या करोगे, इस पूरी आकृति का जो टोटल एरिया होगा वो A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब तीनों ही एरिया को आप जोड़ दोगे। A1 का मान आपको दिख रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 का मान आपको दिख रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A3 का मान आपको दिख रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जोड़ के आप बोलोगे 46 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया, ये क्लियर है कि टोटल आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो 46 यानी 46 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होगा। अगर इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो ये बताइए कहां पर डाउट है। इतना क्लियर है तो वाई लिखिए। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अभी के लिए क्या करना है, पहले तो इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद क्लास के बाद इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है। खुद से आपने सोल्व कर लिया तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का क्या मतलब हुआ, सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। अब जब सर्वांगसम वर्ड सभी ने सुना है, कॉन्ग्रुएंट वर्ड सभी ने सुना है या नहीं सुना है, ये बताइए। सर्वांग समता या सर्वांगसम जब भी आपको ज्यामिति पढ़ाई जा रही थी, ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही थी, उसी वक्त आपको सर्वांग समता पढ़ाया गया था, है ना। त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसको एक तरीके से और बताएगा, नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सर्व अंग सम मतलब कोई दो आकृति ऐसा हो जिसका सभी अंग समान हो, बिल्कुल एक जैसे हो। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, कोई दो आकृति बिल्कुल एक जैसी हो तो उसे ही हम सर्वांगसम कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी। तो अगर कोई दो आकृति बिल्कुल एक जैसी होगी तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा या नहीं होगा, ये बताइए। होगा ना। तो कोई दो आकृति अगर सर्वांगसम है, मान लो कोई दो त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, अगर मैं कह रहा हूं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, ये दोनों सर्वांगसम है। तो क्या इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा या नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर अगर सर्वांगसम है मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं तो बिल्कुल क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि शेप एंड साइज इक्वल होगा, बिल्कुल सेम शेप के होंगे, बिल्कुल सेम साइज के होंगे, है ना। तो आपको यही जानना है कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा समान होता है ना। अगर मैं दो समांतर चतुर्भुज बना दूं, ठीक है, एक चतुर्भुज इस तरीके का आपको दिख रहा है और दूसरा चतुर्भुज मैं फिर से यहां पर बना दूं इस तरीके से, और अगर मैं बोलूं कि ये दोनों आकृतियां जो है, ये दोनों जो चतुर्भुज है सर्वांगसम है। अच्छा ये याद है ना आपको, ये सर्वांगसमता का साइन है ना, ये चिन्ह होता है सर्वांगसम का। दो आकृति सर्वांगसम है तो इस तरीके से बनाते हैं ना। अगर ये दोनों आकृति सर्वांगसम है, अगर इसका क्षेत्रफल मैं कह रहा हूं 20 मीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, हरे वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर दोनों सर्वांगसम है मतलब दोनों बराबर हैं, बिल्कुल एक जैसे है, तो इसका भी क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर ही होगा। इतना क्लियर है। तो दो आकृति अगर सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना। देखो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है एबीसी, एक त्रिभुज दिख रहा है पीक्यूआर, और यहां साफ साफ दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पीक्यूआर के क्या है, सर्वांगसम है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कौन से प्रतिबंध से सर्वांगसम है, 5 प्रतिबंध आपको पढ़ाए गए थे। पहला साइड 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 यानी एसएसएस, है ना, साइड साइड साइड। दूसरा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। फिर एक आरएचएस पढ़ाया गया था, एक और क्या पढ़ाया था, एंगल एंगल साइड पढ़ाया गया था, और एक एंगल साइड एंगल पढ़ाया गया था ना। ये 5 प्रतिबंध आप सभी को पढ़ाए गए थे। तो अगर मैं बोलूं ये दोनों त्रिभुज जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज कौन से सर्वांग समता के नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो बोलोगे ए बी, एक भुजा 5 सेंटीमीटर,
यहाँ भी 5 सेंटीमीटर दिख गई, मतलब एक भुजा बराबर। फिर हमें दिख रही है दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, मतलब दूसरी भुजा भी बराबर। फिर 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा भी बराबर। तो साइड 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 यानी भुजा 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। अच्छा पवन, साइड एंगल साइड नहीं लग रहा क्योंकि कोई भी कोण तो नहीं दिया गया ना, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में कोई भी कोण नहीं दिया गया, तो साइड 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 भुजा 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। और ये सीधे सीधे तो क्वेश्चन में भी दे रखा है, अगर यहाँ पर दिया गया है कि दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। अब आपने अगर पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट किया, अगर इस वाले का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करोगे तो क्या बोलोगे? त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यही करोगे। आगे सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 गुना आधार, आपको 6 सेंटीमीटर दिख रहा है बीसी का मान, ऊंचाई एडी है और वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको सोल्व करोगे आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको सोल्व करने पे आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, मतलब त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको फिर से इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर एबीसी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पीक्यूआर का भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के ही बराबर होगा। और सोल्व करके देखोगे तो वही आंसर आएगा, है ना। सोल्व करके देखोगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। इतना क्लियर है? तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है या कोई भी दो आकृति सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो अगर एबीसी का क्षेत्रफल 12 आया तो दूसरे वाले का भी 12 आएगा। अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तो आपको पता चल गया कि सर्वांगसम आकृति का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर है, कोई दो आकृति है, कोई दो शेप है, उसका क्षेत्रफल बराबर है, क्या वो जरूरी है कि दोनों सर्वांगसम होंगे? क्या जरूरी है कि वो दोनों आकृति सर्वांगसम होंगे? अगर दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर है तो सर्वांगसम होना जरूरी है क्या? तो नहीं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो जरूरी नहीं, जैसा कि यहां पर आपको दिख भी रहा होगा त्रिभुज एबीसी हमें दिख रहा है, इसका अगर आप क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप क्या बोलोगे? अभी अभी आपने निकाला हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई किया, तो आप बोलोगे हाफ इंटू 6 इंटू 4, और यहां से सोल्व करने पे आपका मिला 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब दूसरे वाले आकृति को देखो, यह एक आयत है ना। इस आयत का क्षेत्रफल आप अगर कैलकुलेट करोगे एरिया, तो आप बोलोगे लंबाई गुना चौड़ाई, और यहां से भी आप बोलोगे 4 गुना 3 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयत का भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के क्षेत्रफल तो बराबर दिख रहे हैं, है ना। इसका भी क्षेत्रफल हमें 12 ही दिख रहा है और इसका भी क्षेत्रफल हमें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन क्या ये दोनों सर्वांगसम है? तो आप दोबारा बोलोगे नहीं। समझा दो। क्या समझना? अच्छा ठीक है, आपको यही बोला गया ना कि अगर दो त्रिभुज या कोई भी दो आकृति सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल तो बराबर होगा। ये दिमाग में बैठा लो कि अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, लेकिन अगर दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो, है ना। अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, देखो वही दिखा है, समान क्षेत्रफल वाले आकृतियों का जरूरी नहीं है कि वो दोनों सर्वांगसम हो, है ना। यहाँ पर देख भी रहे हो आप, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, आयत का भी क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों सर्वांगसम है क्या, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, आप ही बताओ। तो आप बोलोगे कभी भी एक त्रिभुज एक चतुर्भुज के सर्वांगसम नहीं हो सकता। तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक जैसे। तो त्रिभुज और चतुर्भुज एक जैसे कभी नहीं हो सकते, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं। इतना क्लियर है? आप समझ में आया नहीं आया, है ना। हाँ, तो आपको यही बोलना है कि दो त्रिभुज जो आकृति अगर सर्वांगसम होंगे तो क्षेत्रफल तो बराबर होगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो हम ये कह नहीं सकते कि वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम हो भी सकते हैं, सर्वांगसम नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। दो त्रिभुज में भी ऐसा कर सकते हो। मान लो एक त्रिभुज आपने ऐसे बनाया, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कह देते हैं 20 मीटर स्क्वायर है ना। अब एक त्रिभुज और बना दो, आप ऐसे भी त्रिभुज एक बना सकते हो,
इसका भी क्षेत्रफल हो सकता है कि 20 मीटर स्क्वायर हो, है ना। क्या ये दोनों सर्वांगसम है? तो बोलोगे नहीं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। हालांकि क्षेत्रफल बराबर है लेकिन सर्वांगसम नहीं। तो क्षेत्रफल बराबर होगा तो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इतना क्लियर है कि क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों आकृति सर्वांगसम हो। और इस तरीके से बना के काट दोगे, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आकृति सर्वांगसम नहीं। ठीक है, चलिए। तो अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर पहले वाले त्रिभुज का एरिया आपको दिया गया है तो दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ट्राई कीजिए। और इस क्वेश्चन में कुछ भी लिख के नहीं दिया गया, कुछ वैल्यूज लिख के दी गई है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 70 डिग्री। तो आपको देखना है कि अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया कितना होगा। और काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको सर्वांग समता याद है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में आपको पढ़ाए गए थे, 5 प्रतिबंध पढ़ाया गया था। अगर वो सारी चीज याद है तो काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। अच्छा, काफी कम आंसर आए हैं तो जल्दी से आंसर कीजिए। अब ये सब क्वेश्चन काफी आसान है ना, काफी जल्दी आप आंसर कर पाओगे। अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड में पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। पांच सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए, तो आप समझते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो सिर्फ और सिर्फ इतना दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो हमें यह पता चल रहा है कि एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है, पीक्यूआर का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है और कुछ भी नहीं दिया गया। अब इन दोनों त्रिभुज को आप ध्यान से देखोगे तो आप ये लिख सकते हो ना कि एबीसी त्रिभुज में एसी का जो मान है वो पीक्यू के बराबर है। ये कह सकते हो एसी का जो मान है 4 सेंटीमीटर है और पीक्यू का मान भी 4 सेंटीमीटर है ना, दोनों ही 4 सेंटीमीटर के बराबर दिख रहे हैं, है ना। ये दोनों 4 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब ये एक साइड हुआ, है ना, एक भुजा हुई। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि एंगल ए सी बी, है ना, एंगल ए सी बी का जो मान है, एंगल ए सी बी का जो मान है वो एंगल पी क्यू आर के बराबर है। एंगल पी क्यू आर के बराबर है, ये 70 डिग्री के बराबर है, मतलब ये हमारा एक एंगल आ गया, एक कोण आ गया, है ना, एक कोण आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोलोगे, बीसी का जो मान है वो क्यू आर के बराबर है और ये दोनों 3 सेंटीमीटर के बराबर है। और यहां से फिर से हमें एक साइड दिख रहा है, तो हम कहेंगे एक हमें साइड मिला, फिर एंगल मिला, फिर एक साइड मिला, मतलब साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, साइड एंगल साइड प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसमता के नियम में ऐसा बताया गया था कि किसी भी दो त्रिभुज के दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, अगर उसके बीच का कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से दोनों सर्वांगसम होते हैं। अब अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका क्षेत्रफल अगर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप बोलोगे इसका भी क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं अगर वो दोनों सर्वांगसम है।
तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्लियर है सभी का? अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गया। हाँ नवीन, आप बताइएगा नवीन, क्या डाउट है? अच्छा माइक ऑन करके बताना है, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से माइक ऑन करके बताइएगा, क्योंकि आप एन लिखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा कहां पर नहीं समझ में आएगा। नवीन और श्याम, आप ही दो लोग का डाउट है, जल्दी से माइक ऑन करके पूछिए, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास। एक त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दिखाई गई और सीधे सीधे बोला गया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सीधे सीधे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अच्छा ठीक है, वो क्वेश्चन पे फिर से इसको कर लो पहले, उसके बाद उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताया पूछा जा रहा है कि पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार क्या होगा, यानी क्यू आर की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। चलिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही ये बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है, और पी क्यू आर त्रिभुज का बेस यानी आधार पूछी जा रही है, मतलब क्यू आर का लंबाई आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। क्यू आर का लंबाई कितना होगा। देखो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का दिया गया है, आधार आपको पी क्यू आर पूछा जा रहा है, पी क्यू आर का आधार पूछा जा रहा है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, और पोल सेक्शन में आंसर देना है। अगर एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है, पहले देखिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर उसकी ऊंचाई, पी एस क्या है, ऊंचाई है, तो आधार कितना होगा, क्यू आर का ऊंचाई कितना होगा। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, 10 सेकंड में बोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन को अब जब आप ध्यान से पढ़ें तो आपको मिलेगा त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या है, सर्वांगसम है। मतलब सीधे सीधे ये बोला गया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको अगर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप बताओ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताइएगा। 28 ही होगा ना, क्योंकि आपको सीधे सीधे पता है कि दो आकृति अगर सर्वांगसम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलोगे सर त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल, पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर का अगर क्षेत्रफल की बात करोगे तो आप इस तरीके से लिखते हो, ए आर मतलब एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये जो होगा हाफ इंटू आधार, आधार को मैं बी लिख रहा हूं, यानी ऊंचाई, है ना, यानी ऊंचाई h, है ना, यही फॉर्मूला होता है। और इसी का मान दे रखा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है,
अब यहां से आप आगे बढ़ोगे सोल्व करने के लिए तो मिलेगा 1/2। आधार का मान आपको दिख रहा है QR, है ना। इस त्रिभुज का आधार क्या है? QR जो भुजा है यही हमारा आधार है, ठीक है। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ये वाली PS, है ना, यही ऊंचाई है और इसकी मान 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहां पर हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर और ये 28 के बराबर है। अब इस इक्वेशन को बस सोल्व कर लो, आपका आंसर QR का मान पता चल जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? QR बराबर, ऐसा लिख सकते हो ना, 28 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, है ना, यही आया। तो यानी कि मिला क्या? 28 इंटू 2 बटा में 7। मैं इस तरफ लिख रहा हूं, तो 7 को अगर 28 को 7 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, यहां से आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब इस त्रिभुज का QR का जो मान आया वो 8 सेंटीमीटर के बराबर आया। क्लियर है? तो QR का मान कितना होगा? 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब त्रिभुज PQR का जो बेस है, आधार है, वो 8 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर है? तो बाकी सभी आंसर गलत थे। आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। ठीक है, क्लियर है? तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। यस सर। अच्छा हाँ मेहताब, सिर्फ आपका एन आ रहा है, आप बताइए क्या डाउट है। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करके पूछना है। सर ये मुझे पूरा ही नहीं समझ में आया, कैसे हुआ? चलिए ठीक है, समझ में कुछ नहीं आया ना, अभी माइक आपको ऑन रखना है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। ये दिख रहा है ना कि त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम है। 28 सेंटीमीटर। ये दिया गया ना, यहाँ पर पढ़ो, PQR के सर्वांगसम है ना, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो मैं इस तरीके से लिख दिया कि दोनों सर्वांगसम है। ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर दे रखा है ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ना होगा तभी तो बनेगा। तो ABC का क्षेत्रफल 28 है, तो PQR का क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हो क्या आप? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर होने वाले हैं। दो आकृति सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपके पास फॉर्मूला है ना। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला याद है या नहीं आपको? जो चीज पीछे पढ़ाई गई है वो तो पता होना चाहिए। ये बताओ, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/2 आधार गुणा लंबाई ना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, वेरी गुड। ठीक है, 1/2, आधार को मैं B लिख दे रहा हूं, ऊंचाई को हम H लिख देते हैं। ठीक है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ये क्षेत्रफल कितने के बराबर दे रखा है? 28 के बराबर दे रखा है ना, PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना समझ में आया? यस अब सर। 1/2 को 1/2 ही लिख दिया, आधार को मैं B ही लिख दे रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, QR भी लिख सकते हो, QR, या आधार को आधार ही लिख दो, B लिख दो। H क्या है? ऊंचाई है, तो इसे ही आप ऊंचाई कहोगे ना, आधार पे डाला गया लंब, शीर्ष लंब को ही तो ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो H का मान 7 रख दिया। इतना क्लियर है? एक एक स्टेप आपसे पूछ रहा हूं ताकि सारी चीज समझ में आ जाए। क्लियर है ना इतना? अब यस इसको आप सर। सोल्व कर लो, कितना मिलेगा? 28 गुना 2 बटा 7। ठीक है, यहां से आप सोल्व करोगे, 28 को 7 से काटा 4 बार में, आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब बताओ, क्लियर है? यस सर। अब सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में किसी का डाउट था कि 22 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, तो 22 सेंटीमीटर, नवीन आपका डाउट था कि इस क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया। तो यहां पर आपको कुछ भी देखने, यहां पर सीधे सीधे दे रखा है ना, क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। कहीं से सोल्व करके नहीं लाया गया, क्वेश्चन भी ध्यान से आपको पढ़ना है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब जब हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो कह सकते हैं कि अगर ABC का क्षेत्रफल 22 है तो PQR का भी क्षेत्रफल 22 होगा। अब समझ में आया नवीन आपको? आपने लास्ट में डाउट पूछा था, इसलिए अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है? इसके आगे हमें सॉलिड फिगर्स यानी 3D शेप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ना है।
अब ठोस आकृतियां क्या होती है? त्रिविमीय आकृति। ध्यान से समझते जाइएगा, काफी बेसिक चीजें हैं, सबको समझ में जैसे आ जाएगी। लकड़ी, पत्थर। माइक बंद रखना है, अभी कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है? चलिए, सॉलिड फिगर क्या होता है? कोई भी 3D शेप। अब बोलोगे सर 3D शेप क्या होता है? तो ऐसा कोई शेप जिसमें 3 डायमेंशन हो। 3 लिखा है ना, 3 का मतलब 3 हुआ, डी मतलब डायमेंशन हुआ। हिंदी में देखो त्रिविमीय, मतलब कोई ऐसी आकृति जिसमें 3 विमा हो। बोलोगे सर विमा क्या होती है? तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सारे जो वर्ड्स आप लोग सुनते हो, इसे ही हम विमा कहते हैं, है ना? तो कोई आकृति में अगर 3 विमा हो तो उसे ही हम ठोस आकृति कहते हैं, और उसे ही हम त्रिविमीय आकृति यानी 3D शेप कहते हैं, ठीक है? अच्छा संजय, आपके फोन में बैटरी अगर नहीं है तो आपको बोला जाता है कि क्लास में समय बैटरी आपको चार्ज करके आना है ना? चार्ज रखना है कम से कम इतना कि आप क्लास कर पाओ, ठीक है? तो आप चैट में इस तरीके से बार बार लिखकर क्लास को डिस्टर्ब नहीं करोगे। चलिए, अब देखो क्या बताया जा रहा है। वो सभी आकृति जिसमें 3 विमाएं हो, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को आप क्या कहते हो? विमा कहते हो, है ना? तो कोई आकृति जिसमें 3 विमा हो उसे ही हम 3D आकृति कहेंगे, त्रिविमीय आकृति कहेंगे। इसको आप एक तरीके से और समझिएगा, 2 डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। पहला तो ये हो गया कि 3 विमा होगी, उसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो उसे हम त्रिविमीय कहेंगे, 3 डायमेंशन कहेंगे। दूसरी चीज, दूसरी चीज, अच्छा सभी लोग बताइएगा, आवाज साफ जा रही है ना? हाँ या ना? सभी को आवाज आ रही है तो वाई लिखिए। किसी, ये बताइएगा आवाज क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस ठीक है, सर। आवाज क्लियर है। राकेश, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिएगा, ठीक है? ठीक है, जिनको भी आवाज में प्रॉब्लम है एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, नेटवर्क के कारण ऐसा होता है कई बार, ठीक है? देखो दूसरा डेफिनेशन आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी आकृति, कोई भी आकृति अगर कोई आयतन हो उसमें, आयतन का मतलब हवा में कुछ स्थान घेर रहा हो, है ना? जैसे आप अगर कोई भी चीज को अपने टेबल पर रखोगे तो टेबल पर कुछ स्थान तो घेरेगी ही, ठीक है? हवा में भी कुछ स्थान अगर घेर रही है तो ऐसे आकृति को 3D शेप कहेंगे यानी ठोस आकृति कहेंगे। समझ में आया? तो आपके टेबल पर कुछ स्थान के साथ हवा में भी कुछ स्थान घेरे तो ऐसे आकृति को त्रिविमीय या 3D शेप कहेंगे। जैसे कि आपके सामने अगर कोई बॉटल रखा हुआ है ना? आसपास की, अपने आसपास की कोई भी चीजों, अच्छा जैनाब, आपका माइक ऑन हो रहा है, माइक बंद रखना है आप, ठीक है? ठीक, हाँ दोबारा ही, अभी तो स्टार्ट ही किया गया ना, अभी स्टार्ट ही किया गया है ना? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाली आकृति को 3D शेप यानी 3 डायमेंशनल शेप कहेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आकृति अगर आपके टेबल पर, अगर किसी भी कॉपी जैसे आप बना रहे हो, है ना? अगर आप एक वर्ग बनाए तो ये वर्ग क्या है? सिर्फ आपके कॉपी पर कुछ स्थान घेर रही है, हवा में कोई स्थान नहीं घेर रही, तो इसे हम कहेंगे 2D शेप। लेकिन आप कोई ऐसा आकृति बनाओ, जैसे आपका बुक है, आप अगर अपने टेबल पर आप अपने बुक को रखोगे तो क्या होगा? आपके टेबल पर कुछ स्थान घेरेगी, साथ के साथ हवा में कुछ स्थान घेर रही है, तो ऐसे आकृति को 3D शेप कहेंगे, त्रिविमीय आकृति कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब काफी सारे 3D शेप के बारे में आपको पढ़ने, जिनमें कुछ जो मेन है, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं, वो है घनाभ, जिसे क्यूबॉइड कहते हैं, घन जिसे क्यूब कहते हैं, बेलन जिसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, और शंकु जिसे इंग्लिश में कोन कहते हैं। ठीक है, शंकु जिसे कोन कहते हैं। अब ये सभी को आप अपने आसपास देख सकते हो, है ना? ये सभी को अपने आसपास आप देख सकते हो। जैसे कि आपका जो बुक है वो एक घनाभ के आकार का होता है, कोई भी डब्बा वो घनाभ की आकृति का होता है, क्यूबॉइड, है ना? क्यूबॉइड के आकार का। हाँ पवन, ये बताइए क्या नहीं समझ में आया? बस आपको ये बताया गया, देखो ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। सिर्फ दो डेफिनेशन बताया गया। पहला चीज ये बोला गया, कोई भी आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 विमा हो उसे 3 डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन ये बोली गई कि कोई भी आकृति कुछ स्थान घेरने के साथ हवा में भी कुछ स्थान घेरे, है ना? जिसकी एक ऊंचाई भी हो जाए, है ना? लंबाई चौड़ाई के साथ एक ऊंचाई भी हो जाए तो वो हवा में कुछ स्थान घेरेगी, तो ऐसी आकृति को 3D शेप कहेंगे, त्रिविमीय आकृति कहेंगे। जैसे कि आपका जो मोबाइल है उसमें एक लंबाई चौड़ाई है,
साथ ही के साथ एक मोटाई भी होगी, और उस मोटाई को ऊंचाई कह सकते हैं, तो उसे 3 डायमेंशन कहेंगे। आपके सामने आपका टीवी होगा, टीवी में एक लंबाई चौड़ाई है और एक मोटाई है, हवा में कुछ स्थान घेर रही है, तो वह क्या है, एक 3D शेप हो गया, है ना। तो जो भी चीज अपने आसपास आप देख रहे हो, मैक्सिमम सभी चीजें क्या होंगी, 3D होंगी, त्रिविमीय होंगी, है ना। उदाहरण के तौर पर घनाभ की आकृति का आपके पास बुक होता है ना, कोई भी डब्बा या बॉक्स जो भी होता है वो 3D शेप का यानी घनाभ के आकार का होता है, उसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है। हाँ, ब्रिक्स भी हो सकती है यानी ईंट, ईंट भी हो सकता है। घन के आकार का क्या होता है, क्यूब के आकार का कोई बता सकता है क्या, क्यूब के आकार का क्या होता है, घर के आकार का। तो आप अगर लूडो खेलते हो तो लूडो में जो पासा होता है जिसे डाइस कहते हैं, है ना, तो डाइस क्या होता है, घन के आकृति का होता है ना, घन के आकृति का होता है। सिलेंडर के आकृति का क्या होता है आपके आसपास, बेलन के आकृति का क्या होता है। तो कुछ बॉटल्स को कह सकते हो, बॉटल्स जो होती है वो, हाँ पेन कह सकते हो एक तरीके से, है ना, मिलती जुलती आकृति है ना, पेंसिल भी मिलती जुलती आकृति है बेलन से, ठीक है। टैंक कह सकते हो, ड्रम कह सकते हो, है ना, टैंक जिसमें हम लोग पानी भरते हैं, है ना, इस तरीके का हम लोग कह सकते हैं। टैंक हमारा सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है ना। चलिए, पाइप जिसमें पानी आप लोग भरते हो, जिससे पानी, है ना, पौधे में जिससे पानी डालते हैं, पाइप, तो ये पाइप भी क्या है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है ना। तो ये सारी चीजें। कोन के आकृति का यानी शंकु के आकृति का क्या होता है, बर्थडे कैप होता है, ठीक है, जोकर कैप होता है, या फिर टेंट होता है ना, टेंट कह सकते हो, टेंट ऐसी आकृति की बनती है, ठीक है। तो ये सभी चीज होती है। अपने डेली लाइफ में आप देखोगे तो डेली लाइफ में ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि बॉल, है ना, ये बॉल है। ये बॉल को आप क्यों कह रहे हो कि ये 3D है, तो इसे हम 3D क्यों कहेंगे, त्रिविमीय क्यों कहेंगे, क्योंकि ये देखो हवा में एक स्थान घेरती है, इसमें आप हवा भर सकते हो, है ना, तो इसे हम 3D शेप कहेंगे, है ना। अगर आप इसे अपने टेबल पर रखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक हवा में इसकी एक मोटाई है, ऊंचाई है, हवा में एक स्थान घेर रही है, तो यह बॉल क्या है, त्रिविमीय आकृति है। इस तरीके का एक गेम खेलते हो आप लोग, तो यह भी क्या है, 3D शेप है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। ये बाल्टी है, ये बुक है, तो ये सभी के सभी क्या है, 3D शेप है। डेली लाइफ में आप सभी लोग ये सारी चीजें देख सकते हो। इसके अलावा आप काफी सारे उदाहरण बता सकते हो, जैसे बोतल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गए, टेबल लैंप हो गए। तो ये सारी चीज जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, सभी में लंबाई चौड़ाई के साथ एक मोटाई है, या कह सकते हो ये सभी में सर हवा घेरती है, हवा में कुछ स्थान घेरती है, तो इन सभी को क्या कहेंगे, त्रिविमीय आकृति कहेंगे। ये सारी चीजें क्लियर है तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हैं, फिर अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज क्लियर है कि 3D क्या होता है, 2D क्या होता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान है, बस आपको यहां पर यह बताना है, यहां पर 4 आकृतियां आपको दिखाई गई है, आपको बताना है कि कौन सा आकृति 3D है यानी त्रिविमीय आकृति है। तो ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको देखना है कौन सा आकृति त्रिविमीय है। यह काफी आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हो। कौन सी आकृति त्रिविमीय या 3D शेप है। पहला आकृति देखो, दूसरा B, C और D में। सिर्फ 10 सेकंड और रुके हो, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख के आंसर कर सकते हो। 5 सेकंड और रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। अब देखो 4 आकृति दिखाई गई, पहली आकृति की आप बात करोगे तो बोलोगे यह एक आयत है, इसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, तो इसे हम 2D शेप कहेंगे, है ना, इसे हम 2D कहेंगे, द्विविमीय कहेंगे। दूसरे वाले को देखो, ऑप्शन बी को, यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, तो इसे भी हम 2D शेप कहेंगे, ठीक है, इसे हम 2D शेप कहेंगे, यह भी द्विविमीय आकृति है। तीसरा है हमारे पास त्रिभुज,
इसमें एक लंबाई होती है जिसे आप आधार कहते हो, एक चौड़ाई जिसे आप ऊंचाई कहते हो, है ना। तो आप कहोगे आधार और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई हो गई, है ना। तो दो विमा आ गए, तो यह भी हमारा 2D शेप हो गया, है ना, यह भी 2D शेप हो गया, यानी द्विविमीय हो गई। ऑप्शन डी को देखो, इसमें क्या सर है, आपका फेस भी एक, दिख रहा है। अच्छा ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन को देखो। चलिए, ये लंबाई है, नहीं दिख रही सर। इस वाले को चौड़ाई कहेंगे। स्क्रीन दिख रही है, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूँ स्क्रीन दिख रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन होइए, फिर से कई बार आपको बताया जा चुका है ना। चलिए, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, तो इसमें 3 विमा हो गए, तो 3D हो गया, है ना। तो इसे हम कहेंगे त्रिविमीय आकृति, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई। ऐसे भी समझ सकते हो कि यह वाली सिर्फ ऐसी आकृति है जो हवा में कुछ स्थान घेरेगी, है ना। तो यह हमारा सही उत्तर होगा कि जो ऑप्शन डी है यही एक 3D आकृति है, यही एक त्रिविमीय आकृति है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये क्लियर है सभी का? इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना क्लियर है? चलिए ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग घनाभ की तरफ। तो हमें क्या पढ़ना है, घनाभ यानी क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड में आज बस ये देखेंगे, देखो क्यूबॉइड में आपको काफी सारी चीजें पढ़नी है, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, एटसेट्रा, ठीक है ना, काफी सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन आज के लिए अभी बस हम लोग ये देखेंगे कि घनाभ होता क्या है, घनाभ में कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, मतलब फलक क्या होता है और संख्या क्या होती है फलकों की, किनारे क्या होते हैं, किनारों की संख्या क्या होगी, शीर्ष क्या होती है और शीर्षों की संख्या क्या होती है ना। तो चलिए ये एक एक करके देखते हैं। तो घनाभ होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि जो भी आकृति अभी आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, घनाभ। काफी सारे उदाहरण आप बता सकते हो। अच्छा, किन्हीं का माइक ऑन है, माइक बंद रखना है। अंजलि के नाम से जो भी बच्चे हो, अपना माइक बंद करिए प्लीज। चलिए, हाँ, तो जो आकृति आपको दिख रही है इसे ही हम घनाभ यानी क्यूबॉइड कहेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, 6 आयताकार फलक होते हैं। मतलब अगर आप इसके बेस को देखो, सबसे पहले इसके बेस को देखो, आधार को देखो, तो ये जो मैं लाल कलर का रंग रहा हूं, तो ये क्या होता है, एक आयत होता है। तो ऐसे ऐसे 6 आयतों से, 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है ना। मतलब इसके फेसेस 6 होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि फलक क्या होता है, किनारा क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान देना है कि मान लो अगर आप एक पेज लो, आपके कॉपी का एक पेज है या आपके बुक का एक पेज है, तो वो पेज को आप क्या बोलोगे, इस पेज को बोलोगे कि यह एक आयत है ना, ये एक आयत है। लेकिन आपने अगर काफी सारे पेजेस को मिला दिया, तब आपके पास क्या बनकर तैयार हो गया, तब आपके पास एक बुक बनकर तैयार हो गया, है ना, ये आपका बुक बन गया। और ये 2D शेप था पेज, लेकिन बुक क्या हो गया, 3D शेप हो गया। तो ये एक आयत है, लेकिन बुक जो है आपका ये घनाभाकार है, यानी क्यूबॉइड है। इतना समझ में आया? तो काफी सारे आयत से मिलकर बनेंगे। अब फलक क्या होता है, फलक, किनारे और वर्टेक्स, इसको समझने के लिए हम लोग एक घनाभ बनाते हैं, ठीक है। देखो घनाभ बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। कैसे बनाओगे, आप एक आयत बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। एक आयत और आपने बनाया, एक और आयत बना लोगे इससे थोड़ा हटके। अब क्या करोगे, इन सभी को इस तरीके से मिला दोगे, ठीक है। तो ये जो आकृति आपको बनते हुए दिख रही है इसे ही हम क्यूबॉइड कहेंगे, ठीक है। देखो फलक कौन सा होता है, मान लो आप जिस भी कमरे में अभी बैठे हुए हो, जो भी कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे को देखो, आपको 4 दीवारें दिख रही होगी। तो 4 दीवारों को ही क्या कहेंगे, 4 फलक कहेंगे, 4 फेसेस कहेंगे, है ना। 4 दीवारें दिख रही होगी, एक आपका फर्श दिख रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ फर्श दिख रहा है, यह भी क्या है, एक फलक है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर भी एक सीलिंग दिख रहा है, वह भी एक फलक है। तो ये 6 फलक होते हैं, 4 दीवार हो गए, एक नीचे का फर्श हो गया, एक ऊपर का सीलिंग हो गया, ये टोटल मिलकर 6 फलक बनाते हैं। इतना क्लियर है? तो ये सभी को देखो, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो एक फलक तो हमारे पास ये दिख रहा है, ठीक है। एक फलक तो ये दिख रहा है नीचे की तरफ, एक फलक ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक फलक ऊपर की तरफ दिख रहा है, दूसरा फेस, ठीक है। तीसरा फेस ये वाला, एक दीवार ये, एक दीवार ये वाला,
ठीक है। बाईं तरफ एक सामने की दीवार होगी, है ना, एक सामने की दीवार होगी, और एक दीवार पीछे की तरफ छुप गई होगी, ये वाला दीवार जिसे मैं अभी लाल कलर से बना रहा हूँ, काले कलर से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये दीवार जो पीछे की तरफ छुप गई है ना, वह भी एक फलक होगा। तो टोटल कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। तो फलकों की संख्या कितनी होगी ये बताइएगा। फलकों की संख्या कितनी होगी? फेसेस की संख्या 6 होगी। किसी भी क्यूबॉइड या घन में फलकों की संख्या 6 होगी, 4 दीवार, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। अब चलिए, अब मैं इसको फिर से मिटा के आपको किनारों समझाता हूं। किनारा क्या होगा अगर मैं एक घना बना दूं। ठीक है, ये घनाभ दिख रहा है आपको। अब देखो किनारे क्या होते हैं। जहां पर भी दो फलक मिलते हैं, जैसे कि एक लाइन आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइन क्या है? ऊपर का दीवार, मतलब ये वाली दीवार को देखो, ये ऊपर का दीवार और ये सामने की दीवार। जहां पर भी ये दोनों दीवारें मिल रही होंगी, वहां पर एक किनारा बन रहा है। तो एक किनारा तो ये हुआ, दूसरा किनारा हमें दिख रहा है यहां पर, एक किनारा ये हुआ, तीसरा किनारा ये हुआ, चौथा किनारा ये हुआ। तो कितने किनारे हो गए? 4 किनारे ऊपर हो गए। उसके बाद देखो 4 किनारे नीचे की तरफ हो गए, 4 किनारे नीचे की तरफ हो गए, और 4 किनारे देखो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ने वाले हो गए। तो ये 4 4 प्लस 4 यानी टोटल किनारे कितने आ गए? किनारे हमारे पास 12 आ गए, है ना। किनारे 12 आ गए, 16 नहीं होगा, 12 होगा। 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, और 4 खड़ी खड़ी जोड़ने वाली। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अगर आप सभी के पास बुक है तो बुक में देखो कितने किनारे हैं ना, 12 किनारे होंगे, जिसे एजेस कहते हैं। तो फेसेस की संख्या 6 हो गए, एजेस की संख्या 12 हो गए। ठीक है। अच्छा, डाउट है? देखो फिर से मैं ब्लू कलर का बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, 4 आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, 4 आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, 4 आपको नीचे की तरफ दिखेगा, 4 आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। ठीक है, और 4 इनको जोड़ने वाला दिखेगा, है ना, 1 2 3 4। तो यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आया? 12 आया। अब क्लियर है? तो किनारों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। तो किसी भी क्यूबॉइड या घनाभ में फलकों की संख्या 6 होगी, किनारों की संख्या 12 होगी। अब शीर्षों की संख्या क्या होगी? शीर्षों की संख्या बताइए, किसी को पता है तो बता सकते हो। शीर्षों जिसे वर्टेक्स कहते हैं, तो शीर्षों की संख्या 8 होती है। देखो कैसे 8, कौन कौन से शीर्ष होते हैं? ये जो कोने जिसे कॉर्नर्स कहते हैं, है ना, ये जो कोने दिख रहे हैं आपको, तो टोटल 8 कॉर्नर्स दिखेंगे। ठीक है, टोटल 8 कॉर्नर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो 4 ऊपर की तरफ दिख रहा है और 4 हमारा नीचे की तरफ दिख रहा है। तो 4 प्लस 4 कितना हुआ? 8 हुआ। तो वर्टेक्स 8 हो गए। ये क्लियर है सभी का? फलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और शीर्षों की संख्या 8। क्लियर है? चलिए, सीधे सीधे आपको याद होने चाहिए ये सारी चीज। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, फलक के बारे में तो सीधे आपको पता होना चाहिए कि फलक क्या होता है। किनारे के बारे में इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी दो फलक मिलते हैं, है ना, जहां पर भी दो फेसेस मिलते हैं, वहीं पर किनारा बनेगा। जैसे कि आप अपने दीवार को देखो, अपने अब रूम में, जो भी रूम में बैठे हुए हो, दाईं तरफ की दीवार और बाईं तरफ की दीवार, जो दीवार जो दो होगी, जहां पर भी मिल रही होगी, वहां पर आपको एक किनारा दिख रहा होगा, है ना। तो किनारा कहां पर बनेगा? जो भी दो फेसेस है, दो फेस जहां पर भी मिलती है, वहां पर किनारा बनेगा, एक लाइन बनेगा। शीर्ष के बारे में आपको क्या पता रहना चाहिए? जहां पर भी शीर्ष है, मान लो इस वाले शीर्ष को देखो, जहां पर मैं एरो बना रहा हूं, जहां पर भी शीर्ष बनेगा, देखो 3 किनारे मिलते हैं यहाँ के, 1 2 3। सभी जगह पर देखो, कोई भी किनारा आप ले लो, मान लो इस किनारे को आप ले रहे हो, तो यहां पर एक वर्टेक्स शीर्ष ये ले रहे हो, तो शीर्ष एक किनारा, दो किनारा, 3 किनारा। तो जहां पर भी 3 किनारे मिलेंगे, वहां पर एक शीर्ष बनेगा। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो भाई लिख के बताइए। चलिए, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें डायरेक्ट पता होनी चाहिए।
कि फलकों की संख्या 6 होती है, एज यानी किनारों की संख्या 12 होती है, वर्टेक्स यानी शीर्षों की संख्या 8 होती है। चलिए तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, पोल सेक्शन में आंसर देना है। तो एक घनाभ दिखाया गया है आपको और इसमें इसके शीर्षों की संख्या पूछी जा रही है। तो अभी अभी आपको सीधे सीधे बताया गया था कि शीर्षों की संख्या क्या होती है। देखिए अकाउंट भी कर सकते हो कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। पोल सेक्शन में आंसर करना है 9, 8। 8। अच्छा माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो फिर भी आपको पता होनी चाहिए अब तक ना कि आंसर पोल सेक्शन में देना है। एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है। सीधे सीधे ये तो आपको याद ही होने चाहिए कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं। चलो 10 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद इसको एंड करके डिस्कस कर लेते हैं। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चैट सेक्शन आपका ओपन है। तो ये तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए किसी भी घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, सीधे सीधे आपको याद करवाया गया। या आप बोल भी सकते हो कि यहाँ पर जहां पर भी 3 किनारे मिलते हैं वहां पर शीर्ष बनता है। तो 4 शीर्ष आपको ऊपर दिख रहा है, 4 शीर्ष आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, तो टोटल 8 शीर्ष होगी। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये तो सभी को समझ में आ गया होगा, सभी के आंसर भी सही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद होमवर्क देखेंगे। ठीक है, तो एक घनाभ में एक घनाभ दिखाया गया, इसमें कुछ चीजें हरे कलर का दिखाई गई और कुछ पिंक दिखाया गया। तो आपको बताना है जो हरे कलर का दिखाया गया वह क्या है, नाम बताना है बस आपको। तो बस 15 सेकंड का समय है आपके पास, काफी आसान सा क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, 15 सेकंड में आपको आंसर करना है। ये जो हरे कलर का दिख रहा है वो फलक है, किनारे हैं, शीर्ष है। अच्छा अंजलि का नाम से जो बच्चे आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो आपको मैं क्लास से अब रिमूव कर दूंगा। अगर आपका माइक ऑन हुआ, आप बार बार माइक ऑन करके आंसर दे रहे हो, इसलिए आपको वार्निंग दे रहा हूं। आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, बार बार आपको मना किया जा रहा है। अड़कड़ का दिखता भी। आंसर पोल सेक्शन में देना है आपको। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए जो हरे कलर का दिख रहा है उसे मैं अब लाल कलर से बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारे, इन सारों को आप क्या करते हो, जो लाइंस है जहां पर दो फलक मिलते हैं इन्हें क्या कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि जहां पर दो फलक मिलते हैं, जो फेसेस मिलते हैं, वहीं पर किनारा बनता है। तो 12 किनारे होते हैं और जो हरे कलर का हमें दिखाया गया है उसे ही हम किनारा कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज पहचाननी भी तो आनी चाहिए। तो ये आपको पता होनी चाहिए ये 12 किनारे हैं, है ना। तो इन सभी को आप क्या कहोगे, इन सभी को आप किनारा कहोगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है, शीर्षों की संख्या 8 होती है ना। ये क्लियर है सभी का। अगर ये सारी चीज क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। फिर अभी होमवर्क नोट करना है आपको। ठीक है, तो होमवर्क आपका क्या है, एक्सरसाइज 9.1। सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इसी को आपको नेक्स्ट क्लास के पहले कर लेना है। ठीक है।